प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 में जो हमारा व्याकरण का टॉपिक है, भाग है, या जो हिंदी में व्याकरण आती है उसमें हमारे क्रिया है, वह भी सिलेबस में। हमें क्रिया को समझना है। ध्यान से सुनिए, क्रिया किसे कहते हैं। कोई भी कार्य होता है वहीं क्रिया होता है। यदि हम इसकी परिभाषा लिखें तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना है उसका हमें पता चलता है। कोई भी काम कर रहे हैं या हो रहा है उसके बारे में समझना ही क्रिया है। जैसे ये कहते हैं मोहन पढ़ रहा है, तो हमें आभास हो गया है कि मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। मोहन करता है और उसमें वो जो पढ़ रहा है वह उसकी क्रिया है, तो मोहन का पढ़ना ही क्रिया है। तो कोई भी काम है वो या तो कर रहा है या वो काम हो रहा है, उसी को ही हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, वाक्य में जो कार्य का होना या करना है वही क्रिया है। मूल रूप से जो धातु में ना प्रत्यय से शब्द बनता है वह क्रिया है। यह तुम्हारे समझने के लिए थोड़ा विस्तृत है। जैसे चल से चलना बना, पढ़ से पढ़ना बना। तो चल रहा है, कोई भी व्यक्ति है वह चल रहा है तो उसका चलना ही क्या है, क्रिया है। वह पढ़ रहा है तो उसका पढ़ना ही क्रिया है। तो इस प्रकार से यह हुई हमारी क्रिया की परिभाषा कि वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सीता गाती है, मोहन पढ़ता है, तो इस आधार पे सीता का गाना है वह भी क्रिया है। अब हमें देखना है कि क्रिया के भेद। एक तो होता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और एक होता है संरचना या प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहले हम क्रिया के जो कर्म के आधार पर भेद है उनका अध्ययन करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखिए, हमने जो ये दोनों भेद बारे में जानकारी प्राप्त की है, सकर्मक और अकर्मक, तो इस नाम से ही हमें पता चल रहा है सकर्म जिसके साथ कर्म होगा, अकर्म जिसके साथ कर्म नहीं होगा। तो अब हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि वह क्रिया, पहले हमें अकर्मक की परिभाषा लिखनी है। तो वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य है जहाँ कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया होगी और जहाँ कर्म नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया होगी। चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, हंसना, ये सभी क्रिया हैं। तो कर्ता का यदि किसी कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और कर्ता का सीधा ही क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहाँ पे पक्षी हैं वो
यहाँ पे दिया है कि आकाश में, कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। यह अधिकरण कारक है, यहाँ कर्म नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ भी पेड़ से पत्ता है, वो अपादान कारक अलग हो रहा है, गिर रहा है, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया है। क्रिया से पहले क्या का प्रयोग यदि किया जाता है और उसका हम प्रश्न बनाते हैं, उसका उत्तर निकलता है, तो वह सकर्मक क्रिया हो जाती है, यदि प्रश्न बन जाता है। यदि नहीं बनता है तो वह अकर्मक क्रिया है। मोहन चलता है, यदि यहाँ प्रश्न बनाए क्या चलता है तो यह प्रश्न नहीं बन रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, इसका उत्तर आ रहा है, तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। मोहन तेज चलता है, क्या चलता है, ये नहीं है कि ये कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अब हमें देखना है कि जैसे उदाहरण के माध्यम से राम गाड़ी चलाता है, राम ने क्या गाड़ी चलाई, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। राम ने रावण को मारा, राम ने क्या किया, रावण को मारा, किसको मारा, राम को, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया है। क्या का उत्तर आ रहा है, तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया है। अब हम पहले सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। पहले हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखें, तो सकर्मक क्रिया की हमें पहले परिभाषा लिखनी होगी, तो उसकी होगी, जिन क्रियाओं के साथ या वह क्रिया जिसमें कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ सिर्फ भेद लिख के समझाया गया है, सीधा सा परिभाषा समझनी है कि वह क्रिया जिसमें कार्य का भार कहे या कार्य का फल कहे कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, सीता गाना गाती है, यहाँ सीता क्या कर रही है, गा रही है, क्या गाना गा रही है, तो यहाँ पे सीता गाती है यदि होता तो यहाँ अकर्मक क्रिया होती, लेकिन यहाँ पे बताया गया सीता गाना गाती है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। बालक दूध पीता है, बालक क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, तो यहाँ पर भी हम ध्यान दें कि यहाँ बालक दूध पीने की वजह से दूध उसका क्या कर रहा है, क्रिया से पहले यदि हम प्रश्न लगाएं, दूध पीता है तो क्या पीता है, तो दूध पीता है, तो इसलिए यह भी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया में हमें ध्यान देना है कि वह क्रिया जिसमें कार्य का भार कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता गाना गाती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बालक दूध पीता है, इत्यादि सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब हमें देखना है कि सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के यहाँ प्रमुख रूप से 2 भेद लिखे हैं, लेकिन 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया पहले हमें देखना है, पूर्ण एक कर्मक क्रिया।
अब देखिए, इस नाम से हमें आभास हो रहा है कि वह क्रिया जिसमें एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं या पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ मोहन ने क्या किया है? पुस्तक पढ़ी है। तो यह क्या है? पढ़ ली, उसलिए कार्य पूर्ण है, तो पूर्ण एक कर्मक क्रिया है। सीता ने गाना गाया, तो यह भी एक ही कर्म है, इसलिए एक कर्मक क्रिया है। दूसरा इसका भेद होगा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। पहले में हमने पढ़ा कि एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। जैसे परिभाषा में हमें लिखना होगा, वाक्य में जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, अर्थात क्रिया है, कार्य हो रहा है, लेकिन उसमें कर्म दो होते हैं, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। यहाँ पर दो कर्म है, अध्यापक करता है ने छात्र को, एक छात्र है और दूसरा पुस्तक है, तो दोनों ही दो क्रम होने की वजह से द्विकर्मक क्रिया। यहाँ हमारा उदाहरण देखिए, राधा गाय को चारा खिलाती है। राधा करता है और गाय है, यहाँ पे कर्म और चारा भी कर्म है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया हो। आगे मालिक ने नौकर को डांटा। यहाँ देखिए, उदाहरण देखिए, समझ लिया है कि किसको डांट दिया है। मालिक यहाँ पर करता है, नौकर कर्म है और डांट दिया ये क्रिया, इसलिए यहाँ पर एक ही कर्म है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया हुई। राजा ने गरीबों को कंबल दान दी। तो राजा ने गरीबों को क्या दे दिया? कंबल दान दिया, द्विकर्मक क्रिया। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया। तो अपराधी को और क्या सुनाया है? मृत्युदंड। जो दान देने की भावना होती है वहाँ पर भी एक कर्मक क्रिया ही होती है। द्विकर्मक क्रिया में हमें ध्यान देना होगा कि दो कर्म होते हैं, एक तो मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले और जो निर्जीव भी होता है, दूसरा गौण कर्म मुख्य कर्म से पहले सजीव और विभक्ति के साथ। यहाँ दान देकर वापस लेना, जैसे किसी को कुछ देकर वापस लेते हैं, वह तो क्या होता है कि उधार दिया हुआ होता है या पुस्तक दी हुई होती है, वहाँ पर तो वह उचित होता है, तो वह पुस्तक वगैरह उधार दिया उसके लिए तो द्विकर्मक हो जाएगी। लेकिन यदि वापस न ले और जैसे दान दे दिया, श्राप दे दिया, बद्दुआ दे दी, यदि ऐसे भाव होते हैं तो वह एक कर्मक क्रिया ही होती है। इसका तीसरा भेद होगा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, तीसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो इसकी परिभाषा होगी, वे क्रियाएं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। यदि पूरक शब्द न हो तो अर्थ है वो अपूर्ण रहता है। जैसे हरि मोहन को नादान समझता है। इस वाक्य में
मोहन को कर्म है, हरि है वो तो करता है और मोहन को कर्म है, लेकिन यदि नादान न हो तो वह अधूरा अर्थ होता है। अधूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। अतः यहाँ नादान जो संबंध है वह मोहन से लिया गया है। इसे हम कर्म का पूरक मानते हैं कि कर्म को यह पूरा करने वाला है। यह तो हुई हमारी सकर्मक क्रिया। अब हमें अकर्मक क्रिया है उसके बारे में भी जानना है। अकर्मक क्रिया, ध्यान से सुनिए। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े। कर्म तो प्रयुक्त होगा नहीं उसके साथ, और क्रिया का व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर ही पड़े, अर्थात कर्म नहीं होगा तो सीधा प्रभाव या ये कहने वह क्रिया जिसमें कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है या कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खेलता है, राधा दौड़ती है। यहाँ हमने देखा कि मोहन खेल रहा है, सीधा सा है कि मोहन खेल रहा है। दूसरा, राधा दौड़ती है, तो राधा क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो दोनों में ही कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया ही को ही दर्शाया गया है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। इसके प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें कार्य का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, मोहन हंस रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे के रोने के भाव है और मोहन के हंसने की क्रिया है। ये दो ही क्रिया है उजागर है, या एक है सीता गा रही है। तो इनमें पूर्ण अकर्मक क्रिया, कार्य पूरा हो गया, वह हंस लिया, वह रो रहा है, यह पूर्ण अकर्मक। दूसरी होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश बहुत तेज निकला, यहाँ महेश बहुत निकला यदि हम लिख दें तो आवाज़ नहीं हो रहा है कि उसे क्या निकला है, वो पूरा नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हुई? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें तेज का संबंध है, वो किससे है? महेश से है। कैसा निकला? तेज निकला, इसलिए यह कौन सी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यह सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था। अब जो मैं तुम्हें लिख कर भेजूँगी उन परिभाषाओं को लिखते जाएं और साथ ही साथ जो तुम्हारे वीडियो में आए हैं उदाहरण, उन्हें साथ लिखते रहें। धन्यवाद।